दोस्तों, ये है हमारी दुनिया का एक ऐसा देश कि जिसको आज के दौर में तो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, मगर आप में से ज्यादातर लोग इस देश को इसके पुराने और ऐतिहासिक नाम बर्मा से जानते होंगे। बर्मा का नाम जब भी हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही चीजें आती हैं। पहली तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सजा के तौर पर यहाँ पर काटे थे, बल्कि उनकी कब्र भी आज तक यहीं पर मौजूद है। और जो दूसरी चीज है वो कुछ और नहीं बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों का जेनोसाइड है। मतलब कि रोहिंग्या मुसलमानों का बड़ी ही दर्दनाक तरीके से और खतरनाक तरीके से कत्लेआम। ये कत्लेआम कोई दशकों पहले या फिर सदियों पहले नहीं, बल्कि आज से सिर्फ 6-7 साल पीछे यानी कि सन 2016 और 17 के दौर में हुआ था। एक ऐसी नस्लकशी कि जिसमें हजारों की तादाद में लोगों का कत्लेआम तो हुआ ही, मगर साथ ही साथ हजारों की तादाद में ही लोगों की इज्जत व आबरू को भी लूटा गया। रोहिंग्या मुसलमानों से बसे पूरे के पूरे कई गांव को ही आग के हवाले कर दिया जाता था, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब लोग ही अपनी जान गंवा देते थे। नतीजा ये हुआ कि अपनी जान और इज्जत बचाने की खातिर अब रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार छोड़कर आसपास के इलाकों में पनाह लेना शुरू कर दी। और यहाँ से लोगों का एक ऐसा पलायन शुरू हुआ कि जो हमारी जनरेशन ने कभी नहीं देखा है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक भी लगभग 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर आसपास के इलाकों में गए, और जिसमें भी सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश में गए, जबकि बाकी बचे हुए मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया या इस जैसे दूसरे इलाकों में गए। और जहां पर भी ये लोग उस दौर में गए थे, आज तक यानी कि 6-7 साल गुजर जाने के बाद भी बड़ी ही मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और ये सब कुछ जो उस दौर में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ था, ये या तो म्यांमार की फौज की तरफ से ही हुआ था या फिर म्यांमार की फौज के अंडर में हुआ था। मगर दोस्तों, किस्मत का सितम देखिए कि 6-7 साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर से म्यांमार चर्चाओं में है और एक बार फिर से म्यांमार में यही सब कुछ हो रहा है। मगर फर्क ये है कि इस बार रोहिंग्या मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ हो रहा है। म्यांमार से आजकल जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के वीडियोस वगैरह निकलकर सामने आ रहे हैं, वो यकीनी तौर पर हैरान कर देने वाले और चौंका देने वाले हैं। आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जैसा कि चाइना या फिर इंडिया वगैरह, ये भी सतर्क हो गए हैं और साथ ही साथ इन लोगों ने अपने उन लोगों को भी वार्निंग दे रखी है कि जो म्यांमार में मौजूद हैं। हालात तो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही म्यांमार के राष्ट्रपति को खुद ही कहना पड़ गया है कि अगर ये सारी चीजें और ये सारे हालात जल्द कंट्रोल नहीं किए गए तो हमको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि हमारा देश 2 टुकड़ों में बट जाएगा। दोस्तों, बर्मा मतलब कि म्यांमार में आजकल क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसके इशारे पर चल रहा है, और आखिर ये देश पिछले 3-4 साल से लगातार किस बड़े अजाब का शिकार है, यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब अगर सबसे पहले बात करें म्यांमार से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो म्यांमार एक ऐसा देश है कि जिसका बॉर्डर इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे कई मशहूर देशों के साथ मिलता है। इसकी आबादी लगभग 5.5 करोड़ के करीब है, जिसमें से 88 मतलब कि 88% लोग तो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और यही धर्म यहाँ का राजकीय धर्म भी माना जाता है। जबकि बाकी 6% के करीब लोग ईसाई धर्म को, जबकि 4.5% के करीब लोग इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, और बाकी बचे हुए 2-3% लोग बाकी अलग अलग धर्मों को भी फॉलो करते हैं। फिलहाल बात कर लें अगर इतिहास की, तो इंडिया, पाकिस्तान जैसे इलाकों की तरह बर्मा का ये इलाका भी किसी दौर में अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था, मगर फिर जब वर्ल्ड वॉर का दौर आया तो जापान ने अंग्रेजों से ये इलाका छीन लिया था, और यहाँ पर बर्मा के ही कुछ लोगों की मदद से एक गवर्नमेंट बनाई, जो गवर्नमेंट जाहिरी तौर पर तो बर्मा के लोगों की ही थी, मगर कंट्रोल पूरी तरीके से टोक्यो से होती थी। जापान की ये कठपुतली गवर्नमेंट ज्यादा लंबे वक्त तक ना चल सकी और बहुत जल्द ही इस गवर्नमेंट के अंदर ही फूट पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि इस गवर्नमेंट में ही मौजूद एक नेता के जो रक्षा मंत्री भी हुआ करता था और जिसका नाम आंग सान था, उसने बगावत करके अपनी एक अलग पार्टी तैयार कर ली। इस पार्टी ने बहुत जल्द ही अंग्रेजों से मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर से हाथ मिला लिया और फिर जापान को म्यांमार से बाहर खदेड़ने की लड़ाई शुरू कर दी, और 1945 में फाइनली ये लोग जापान को हराकर बाहर खदेड़ने में कामयाब भी हो गए, और ब्रिटिश एम्पायर की मदद से यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट बनी, और इस नई गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री बनाया गया आंग सान को। मगर याद रहे कि पुरानी गवर्नमेंट की तरह ये गवर्नमेंट भी एक कठपुतली गवर्नमेंट ही थी कि जिसको ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल किया करता था, इसीलिए ये भी ज्यादा लंबे वक्त तक ना चली और देश के अंदर ही बवाल होने लगा। हद तो तब हो गई कि जब 1947 में एक धड़े ने आंग सान को ही कत्ल कर डाला।
लेकिन हाँ दोस्तों, 1948 में फाइनली बर्मा को पूरी तरह से आज़ादी भी मिल गई थी। बर्मा को आज़ादी तो मिल गई, मगर फ्यूचर में इसकी किस्मत में भी शायद वही सब कुछ लिखा हुआ था कि जो हमारे एक पड़ोसी देश पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ था। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इतिहास में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी है और हमेशा फौज का ही दबदबा रहा है और फौज की तरफ से जब चाहा तब तख्ता पलट कर दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही मामला बर्मा के साथ भी हुआ। म्यांमार के आज़ाद होने के कुछ वक्त के बाद ही फौज का वहाँ की पॉलिटिक्स में दबदबा बढ़ने लगा और हर गुजरते दिन के साथ ये दबदबा और ये असर बढ़ता ही चला गया। अगर आप लोग बर्मा के पिछले पूरे 70 साल के इतिहास को उठाकर देखोगे तो आपको ये आसानी के साथ रियलाइज हो जाएगा कि इस पूरे ही पीरियड में वहाँ के लोगों की तरफ से चुनी हुई सरकारों ने कम और वहाँ की मिलिट्री ने ज्यादा शासन किया है। मिसाल के तौर पर आप लोग इन्हीं को देख लीजिए। इनका नाम है ने विन और ये दरअसल किसी दौर में म्यांमार की फौज के जनरल हुआ करते थे और इन्होंने 1962 से लेकर 1988 तक लगातार म्यांमार पर राज किया। जाहिर है ये फौज का राज था और ये एक डिक्टेटर की तरह राज था। मगर फिर 1987 में विन से एक बड़ी गलती हुई और हुआ ये कि इन्होंने बगैर किसी मशवरे के और बगैर ज्यादा सोचे समझे नोटबंदी कर दी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की बड़ी रकम डूब गई और म्यांमार की सड़कों पर विन के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो गए। इन प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई मगर ये दब ना सके। 1988 में एक दिन तो ऐसा भी आया कि जब फौज की तरफ से आम नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाई गईं तो सिर्फ एक दिन के अंदर ही 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। प्रोटेस्ट को तो कुचल दिया गया, मगर इस पूरे हंगामे की वजह से और इस खतरनाक हादसे की वजह से उस दौर में पूरे म्यांमार के अंदर अचानक से एक लेडी का नाम सुर्खियों में आया और ये नाम था आंग सान सू की, मतलब कि उन्हीं आंग सान की बेटी कि जिनको किसी दौर में जापानियों के खिलाफ लड़ते हुए एक पहचान मिली थी और फिर 1947 में उनका कत्ल भी कर दिया गया था। आंग सान सूची ने अपनी एक पार्टी भी बनाई और फिर 1990 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें सूची को जीत भी मिल गई, मगर वहाँ की सेना ने इन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, बल्कि उल्टा सूची को ही नजरबंद कर दिया गया। और इसी तरह से ये मामला अगले 20 सालों तक, मतलब 2 दशकों तक चलता रहा और फाइनली सन 2000 में पूरी तरह से सूची को आज़ादी मिली। सन 2015 में जब म्यांमार के अंदर इलेक्शन हुए तो एक बार फिर से सूची को बहुमत मिली और इस बार फौज की तरफ से ये रिजल्ट कबूल भी कर लिया गया। सूची फाइनली सन 2016 में म्यांमार की लीडर बनी और सन 2021 तक रही। याद रहे कि इसी दौर में ही म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा हुआ वो पूरा मामला हुआ था कि जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में ही किया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि जिस दौर में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, उस दौर में दुनिया भर के मीडिया में म्यांमार के 2 चेहरे सबसे ज्यादा छाए रहे थे। पहला चेहरा तो आंग सान सूकी का ही था क्योंकि वो इस देश की मेन लीडर थी, जबकि दूसरा और सबसे बड़ा चेहरा मिन आंग का था। ये दरअसल वहाँ की फौज के जनरल हैं और जाहिर है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कुछ भी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ था उन सब का जिम्मेदार ज्यादातर रिपोर्ट्स में वहाँ की फौज को ही बताया गया है। तो इस कत्ले आम के लिए उस दौर में जब भी म्यांमार की फौज को टारगेट किया जा रहा था तो हर जगह पर, हर मोड़ पर देश की लीडर सूची अपनी फौज को जमकर सपोर्ट कर रही थी। दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर और मीडिया के सामने जाकर वो ये कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, म्यांमार की फौज तो बेकसूर है, किसी का भी कत्लेआम नहीं हुआ है, किसी के भी हुकूक को, मतलब के राइट्स को नहीं छीना गया है। उस इलाके में सिर्फ एक छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन था जो सिर्फ और सिर्फ फौज की तरफ से मुल्क के मफादात के लिए और मुल्क में अमन कायम करने के लिए चलाया गया था। इवन आंग सान सूकी ने तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी न सिर्फ अपनी फौज का बल्कि अपनी फौज के जनरल का भी खुलकर समर्थन किया था। मगर दोस्तों फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और साल आया सन 2020 का कि जब म्यांमार के अंदर एक बार फिर से इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन के अंदर एक बार फिर से आंग सान सूची को ही बहुमत मिली। ये बहुत जल्द ही एक बार फिर से अपने देश की लीडर बनने वाली थी और सन 2021 के शुरू में शपथ लेने वाली थी। मगर ये शपथ ले पाती उससे पहले ही 1 फरवरी सन 2021 के दिन वहाँ की फौज की तरफ से तख्ता पलट कर दिया गया। राष्ट्रपति आंग सान सूची और इनके जैसे और भी जितने बड़े बड़े लीडर और नेता थे सबको ही फौरन कैद कर लिया गया। इल्जाम लगाया गया कि क्योंकि इलेक्शन में धांधली हुई है इसलिए इस रिजल्ट को नहीं माना जाएगा। आंग सान सूची के ऊपर इलेक्शन में धोखाधड़ी करने के अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस लगाए गए,
جیسا کہ اپنی ہی فوج کے خلاف اپنے لوگوں کو بھڑکانا، اس کے علاوہ اپنے ملک سے غداری کرنا، ساتھ ہی ساتھ کرپشن وغیرہ کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ ان سارے ہی الزام لگا کر آنگ سان سوچی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر آگے جا کر لگ بھگ 150 سال کی سزا سنائی گئی۔ یقینی طور پر یہ سزا کا نمبر ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فوج چاہتی ہی نہیں ہے کہ آنگ سان سوچی اپنی زندگی میں کبھی باہر آ سکیں۔ فوج کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد اب جن لوگوں نے بھی فوج کے خلاف کھڑے ہونے یا پھر بولنے کی کوشش کی تو ان لوگوں کے خلاف فوج نے ایکشن لینا شروع کر دیا۔ آنگ سان سوچی کے بے شمار نیتاؤں کو اور بے شمار ساتھیوں کو تو اس فوج نے پھانسی کے پھندے پر تک چڑھا ڈالا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کہانی صرف وہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ وہ خونی اور خطرناک کھیل کہ جو سن 2021 کے شروع میں شروع ہوا تھا وہ سن 2023 ختم ہونے تک ابھی بھی جاری ہے۔ بہت ساری رپورٹس کی مانیں تو آج کے دور میں میانمار کے زیادہ تر علاقے موت کا اڈا بن چکے ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک ایسا ماحول رہتا ہے کہ کسی نہ کسی کو اپنی جان ضرور دینی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جب فوج نے وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹ کیا اور خود وہاں کی حکومت پر قبضہ کر لیا تو وہاں کے جو عام لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے۔ لگ بھگ 400 سے 500 کے قریب چھوٹے بڑے ایسے گروپ بن گئے کہ جنہوں نے اب اپنی ہی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا کر لڑائی کرنا شروع کر دی، اور انہی سارے چھوٹے بڑے گروپ سے آج تک میانمار کی فوج لڑتی آ رہی ہے۔ اس پورے پچھلے 2 سے 2.5 سال کے پیریڈ میں جہاں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ کے بیچ میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہیں 2600 کے قریب لوگوں کی تو آن پیپر موت ہو چکی ہے، جبکہ یہ صرف وہ آنکڑا ہے کہ جس پر دنیا کے زیادہ تر لوگ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں، ورنہ دوسری جو ساری رپورٹس ہیں وہ تو یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ مرنے والے لوگوں کا آنکڑا 10,000 سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ فوج باغی گٹوں کا مطلب کہ باغی گروپس کا بہانہ بنا کر عام لوگوں پر گولیاں تو برسا ہی دیتی ہے، مگر حد تو تب ہو جاتی ہے کہ جب آسمان سے اپنے ہی عام لوگوں کے اوپر اس فوج کی طرف سے اسٹرائک کر دی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایئر اسٹرائک میں ایک بار میں ہی کتنے زیادہ لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسے لوگ کہ جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایئر اسٹرائک کے ذریعے سے میانمار کی فوج کی طرف سے اپنے لوگوں کو کئی بار نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پورے کے پورے گاؤں یا پھر پورے کے پورے ٹاؤن کو اس بہانے کے ساتھ خالی کروا دیا جاتا ہے یا آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر باغی گٹ ہو سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں۔ 10 ملین مطلب کہ 1 کروڑ کے قریب تو میانمار کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے، یعنی اپنے ملک میں ہی کبھی اس جگہ سے اس جگہ تو کبھی اس جگہ سے اس جگہ جانا پڑا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ حالات جب حد سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر یا تو خود ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں یا پھر یہ کہیے کہ کبھی فوج کی طرف سے ہی ان کو زبردستی وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ تو وہ سب کچھ ہے کہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے لگاتار میانمار میں چلتا ہی آ رہا ہے، مگر تبھی اچانک سے اکتوبر سن 2023 کے مہینے میں، مطلب ابھی 1 مہینہ پہلے ہی کچھ ایسی تصویریں اور کچھ ایسی خبریں میانمار سے دنیا میں پھیلیں کہ جس سے پوری دنیا حیران ہو گئی۔ یہ خبریں اور یہ تصویریں سیدھے طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ وہ سارے باغی گروپ کے جو کسی دور میں غصے میں اپنی فوج کے خلاف کھڑے تو ہو گئے تھے مگر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی دنیا بھر کے لوگ ان کو سیریس لے رہے تھے، اب ان لوگوں نے ہی اپنی فوج کے خلاف بڑھت بنانا شروع کر دی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے گٹوں نے دیش کے کچھ علاقوں میں اپنی ہی سینا کے خلاف کئی کامیاب آپریشن لانچ کیے۔ کئی علاقوں میں ان لوگوں نے فوج کو ہرا کر اپنا کنٹرول لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ میانمار کی فوج کے لوگ ان سارے علاقوں میں یا تو مارے گئے یا پھر سرنڈر کر دیا یا پھر بھاگ نکلے۔ فی الحال ہوا یہ کہ جیسے ہی کچھ گٹوں کو کچھ خاص علاقوں میں سینا کے خلاف یہ ساری کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں تو ان سے انسپائر ہو کر، ان سے موٹیویٹ ہو کر دوسرے سارے علاقوں میں بھی عام لوگوں نے سینا کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے، اور سینا بھی اب اپنے بچاؤ میں اور اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر پوری شدت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ حملہ آور ہو گئی ہے۔ دستور کے مطابق سینا کی طرف سے عام لوگوں کے اوپر ایئر اسٹرائکس کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک ہی بار میں بہت سارے لوگوں کو جان گنوانی پڑی ہوگی۔ دردناک قتل عام اور خطرناک آگ وغیرہ کی تصویریں اور ویڈیوز جب میانمار سے باہر نکلنا شروع ہوئیں تو دنیا کے باقی دیش بھی سترک ہو گئے۔ انڈیا کی طرف سے بھی اپنے ان لوگوں کو ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ جو میانمار کے اندر موجود ہیں، جبکہ چائنا نے تو فوراً اپنے سبھی ناگرکوں کو اس دیش سے نکلنے کا آرڈر دیا ہے۔
UN کی طرف سے بھی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میانمار اپنے اتہاس کے سب سے برے دور میں جی رہا ہے۔ فی الحال دوستو دیکھنا یہی ہوگا کہ میانمار کا یہ فوجی جنرل مطلب کہ من آنگ اپنی اس حکومت کو بچانے کی خاطر کس حد تک جاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اور کامنٹس باکس میں اس مدعے سے جڑی اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔